नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। लॉरेन एल ली का कहना है, योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक इट इंस्पायरिंग। हमारा जो जीवन है, इससे हम बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ही जीवन जो है वो हमें जीना चाहिए। ऐसे ही शोल्डर्स ड्रॉप करके, हिम्मत हार के, झुके हुए ऐसे बैठे हैं, ऐसे पूरा दिन चल रहे हैं, इससे आप लोगों को इंस्पायर नहीं, इससे आप लोगों को और ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगे। जो भी करे ग्रेस से करे, राइट, शान से करे चीज़ों को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कपड़े धोने जैसा काम हो, चाहे खाना खाना हो, राइट। इट शुड इंस्पायर, ट्राई टू। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, इट्स नॉट इम्प्रेस हियर, राइट, इट्स नॉट के मैनिपुलेशन के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, कि हम भी जैसे दूसरे लोगों को देखकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, वैसे हमें भी देखकर दो लोग अच्छी चीज़ें सीखे, तो ये जीवन जीना जो है वो आप कह सकते हैं कि अच्छा जीवन जीना है, राइट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट। और आपको पता चल गया, इट्स अबाउट यूपीएससी। नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। वैसे ये आर्टिकल जो है ये इंडियन फॉरेन सर्विस को ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें बातें, या फिर आईएफएस की रिक्वायरमेंट, या फिर अभी जो एक बातें बताई जा रही है कि आईएफएस में और ज़्यादा लोगों की भर्ती करनी चाहिए, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इससे इस डिस्कशन की शुरुआत होती है। लेकिन एज यू ऑल नो कि चीज़ों की शुरुआत चाहे किसी भी चीज़ से क्यों ना हो रही हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अलग अलग कितनी अलग अलग ब्रांचेस को देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करने वाले हैं। अब स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन देखिए आप, इकोनॉमिक पावर ड्राइव्स मोर ग्लोबल एंगेजमेंट। इकोनॉमिक पावर ड्राइव्स मोर ग्लोबल एंगेजमेंट, ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, हमारे जीवन में भी होती है, राइट। अब देखिए कि जब एक परिवार की इनकम बढ़ने लगती है, लेट्स से कि एक परिवार की इनकम पहले थी फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, और परिवार में लेट्स से 4 लोग थे, तो वी कैन से मिडिल क्लास परिवार है, राइट। एक रीजनेबली स्पीकिंग अच्छा जीवन जी रहे हैं ये लोग, राइट। खाने पीने के और त्योहारों पर पैसे भी खर्च सकते हैं, तो गुड परिवार, राइट। अब इनका बिजनेस जो है वो चल पड़ा, बहुत सक्सेसफुल हो गए लोग। अब इनकी मंथली इनकम जो है लेट्स से 7 लाख रुपए हो चुकी है। अब इनकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, राइट। अब दिवाली के टाइम पर ये सोचेंगे कि भाई रिलेटिव्स को तो मिठाई के बॉक्सेस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंगेजमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जनरली स्पीकिंग ये होता है। उसके बाद शायद ऐसा हो कि कुछ सालों के बाद ये सारी चीज़ों से आप ऊब जाए और पता चले कि भाई ये कोई भी चीज़ जो है वो काम की नहीं। वो शायद हो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है, शायद ऐसा हो कि कुछ समय के बाद लोगों को पता चले कि इट्स नॉट दैट नेसेसरी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इकोनॉमिक पावर जिस देश का बढ़ने लगता है तो उतना ही उसका ग्लोबल एंगेजमेंट बढ़ने लगता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कोर्स हमारा देश भारत, राइट। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारा ग्लोबल वेट भी बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल एंगेजमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास स्टाफ भी चाहिए ना। तो अब ये डिमांड की जा रही है कि वी वांट मोर इंडियन फॉरेन सर्विस में जो लोग हैं, जो कैडर हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। वी नीड मोर आईएफएस ऑफिसर्स। लेकिन क्या सिर्फ क्वांटिटी जो है इंक्रीज करने से चीज़ें हैंडल हो जाएगी, कि चीज़ें अच्छी तरीके से या फिर स्मूथली चलेगी? हाँ, एक पर्याप्त स्टाफ होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मीन्स काम जो है, आप डिवीजन ऑफ वर्क की थियरी भी ये कहती है, और ये प्रूवन बात है, ये साइंटिफिक बात भी है, प्रैक्टिकल बात भी है, कि जो काम होता है मीन्स एक व्यक्ति पर आप 10 लोगों का काम देंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति को आप बहुत कम काम देंगे तो भी ही और शी विल नॉट बी प्रोडक्टिव। जो पर्याप्त काम है वो तो होना ही चाहिए। और एक ऑफिस के अंदर लेट्स से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो फिर 5 लोग होने ही चाहिए। फिर अभी आप सैलरी बचाने के लिए 4 लोग रखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप 2 लोगों की सैलरी भी पे नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि स्टाफ ज़्यादा यानी कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, राइट।
ये अब समय जो है ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। ये विचार जो है, नॉट समय बट जो विचार है, ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है कि ज़्यादा लोगों से हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं या फिर ज़्यादा काम निकाल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। पहले ऐसा था कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। आज ऐसा भी है कि एक फैक्ट्री के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो 1,000 लोगों वाली फैक्ट्री नहीं बना सकती, उससे मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन इस कंपनीज का रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि आप कौन से फील्ड में है, कौन सा काम कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी के नेचर को देखें, राइट, तो ये जो पॉपुलर व्यू है ना, ये गलत साबित होता है कि ब्लॉटेड गवर्नमेंट इज, कि ब्लॉटेड गवर्नमेंट की रिक्वायर, ब्लॉटेड यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा स्टाफ होगा तो ज़्यादा काम होगा। ये पॉपुलर व्यू जो है ये गलत साबित होता है। और ऐसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं देवेश कपूर, उनकी रिसर्च जो है ब्यूरोक्रेसी पर, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नंबर 1, हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिजल्ट्स तो डिलीवर करती है, लेकिन खास करके बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं तो एपिसोडिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें हमारा काम बहुत अच्छा होता है। I'll give you एग्जाम्पल। हमारे यहां पर आप देखेंगे कि पंचायत या फिर लोकल आपकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, राइट, उनके फंक्शनिंग को आप देखिए। आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, पार्लियामेंट के फंक्शन को देख लीजिए आप, राइट। क्या हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एफिशिएंसी से ये इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को चलाते कौन है? ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन G20 अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत सारे देशों के लोग, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, और कितना सक्सेसफुली हमने इवेंट जो है उसको एग्जीक्यूट किया। हमारे देश में यही होता है। इलेक्शंस, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं और इनको हमारी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाती है। जिन चीज़ों में आप ऑब्जर्व करेंगे, एग्जिट डेट है, एक वन ऑफ इवेंट है कि इस समय से इसकी शुरुआत होगी, इस समय पर इसका अंत आएगा। तो ऐसे इवेंट्स, एपिसोडिक इवेंट्स जो हैं, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी अच्छी ग्रिप है। लेकिन जो डेली की चीज़ें हैं उसमें आपको जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन फील होगा। और कहीं ना कहीं रिसर्च ये कहती है कि ये 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना, ये इसका मेन रीज़न है। 3 टियर यानी कि वी नो कि हमारे यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ, स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ और लोकल गवर्नमेंट। तो ये ब्यूरोक्रेसी के 3 बड़े डिविजन्स होने की वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स लैक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेंथ, और चाइना और यूएसए जो है तो उसमें लोकल ब्यूरोक्रेट्स जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप ऊपर के लेवल पर अच्छे स्टाफ को रखिए। और यूएसए और चाइना में ऐसा देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर बड़ा ऑफिसर यानी कि सेंट्रल लेवल पर बैठा है, वो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि चाइना और यूएसए में सिचुएशन ऐसी है कि लोकल ब्यूरोक्रेट्स जो है तो उनके पास पावर्स भी ज़्यादा है और ग्रास रूट लेवल पर बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। तो वहाँ पर बड़े ऑफिसर्स को ग्रास रूट लेवल पर डिप्लॉय करने से उनकी स्टेट की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, इनफैक्ट रिजल्ट डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई। तो हम इस एंगल से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ ए फूड फॉर थॉट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि यही हकीकत है, राइट। आपको इसके बारे में सोचना है, सोचिएगा इसके बारे में। दूसरी चीज़, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, आपको डायरेक्टली प्रश्न भी इस पर पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में भी। रीइवैल्यूएट ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट फॉर मॉडर्न डिमांड्स, यूपीएससी। चलिए, हमारे देश में यूपीएससी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा, यूपीएससी वैसे यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन का नाम है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई जो है ये एग्जामिनेशन का नाम है। जनरली हम कहते हैं आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। बट आई एम श्योर टेक्निकली अब आपको पता है कि बहुत सारी इसके बहुत सारी अलग अलग एग्जामिनेशंस जो है वो कंडक्ट करवाई जाती हैं बाय यूपीएससी। लेकिन हम यहाँ पर बात करें सिविल सर्विसेज के बारे में। अब ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट जो है, क्या ये परफेक्ट है? द आंसर इज नो। क्या यूपीएससी की एग्जामिनेशन परफेक्ट है? द आंसर इज नो। एंड आई एम श्योर इट वुड बी वेरी शॉकिंग फॉर यू, क्योंकि एक लंबे समय से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को तैयारी करवाने का काम या फिर उनकी मदद करने का काम, उनकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा
ऐड ऑन करने का काम जो है वो मेरा रहा है। और मैं ही कह रहा हूँ कि यूपीएससी की सर्विस जो एग्जामिनेशन की पैटर्न है परफेक्ट नहीं है, एंड दैट इज़ राइट, इट इज़ नॉट परफेक्ट एग्जामिनेशन। एक लंबे समय से इस एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ करता था कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वाले जो हैं तो उनको ज़्यादा मार्क्स आते थे, इंजीनियर्स और मैथ्स बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग रहता था तो वो प्रीलिम्स क्रैक करके फिर मेंस तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे फ्लोज रहे हैं इसके, राइट। फिर एक और चीज़ है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं लेट्स से, और फिर अगर आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं होता है तो बैक टू ज़ीरो पहुंच जाते हैं। ये जो सांप सीढ़ी की गेम है कि आप 99 पर सांप के मुंह में चले गए तो फिर आप उसकी पूंछ जो है वो सिंगल डिजिट में कहीं पर होती है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये भी कितना फेयर है। और यही इंसान जो है वो सिर्फ इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो फिर उसको वो 1 मार्क 2 मार्क के डिफरेंस से किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो यू नो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ साथ इट्स नॉट ए परफेक्ट एग्जामिनेशन। दूसरी एक चीज़, मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, वरना फिर वक्त नहीं रहेगा दूसरी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। सिंपल ये समझ लीजिए, आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, राइट, लेकिन आपकी जो प्रीलिम्स हैं वो जो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वालों की जो प्रीलिम्स हैं उनकी और आपकी प्रीलिम्स एक ही है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको ये जो ये प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको यूपीएससी की जो दूसरी आईएएस आईपीएस वाली तैयारी जो होती है ना, उतना करंट अफेयर्स और उतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में रोल्स जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो जो जर्नलिस्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग जर्नलिस्ट, राइट, जो जनरलिस्ट, सॉरी नॉट जर्नलिस्ट, जनरलिस्ट, GENERALIST, राइट, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता हो, जैसे कि हम सब, राइट, ये न्यूज़पेपर्स और ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से पढ़ते आए हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है। लेकिन क्या हम किसी भी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं? द आंसर इज़ नो। और आज के कॉम्प्लेक्स ज़माने में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, राइट। हमारी फॉरेन सर्विस देख लीजिए, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बने तो फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडिया का ग्लोबल स्टेचर कितना इंप्रूव हो गया। जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखिए, एक और एग्जांपल देना चाहूँगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पुलिस सर्विस जो है दिस इज़ ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। एक बार आप इसमें ज्वाइंट हो गए फिर आप पूरी ज़िंदगी पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे, राइट। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है या फिर ये होम मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो कौन होते हैं? वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनके पास पुलिसिंग का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन उनको टॉप बॉस बनाया जाएगा। तो एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो यहाँ का सेक्रेटरी बनना चाहिए, ना कि कोई आईएएस। लेकिन आईएएस जो है वो हर जगह पर चल जाते हैं, एक ही एग्जामिनेशन, राइट, ट्रेनिंग अलग है थोड़ी बहुत, लेकिन एक ही एग्जामिनेशन जो है वो देकर ये लोग निकले हैं। तो अब ये पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप लेट्स से स्पेशल सर्विसेज के लिए, अगर आप पुलिस के लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो पुलिस की अलग एग्जामिनेशन होनी चाहिए, आईपीएस की एक अलग एग्जामिनेशन होनी ही चाहिए। भले ही वो यूपीएससी कंडक्ट करे, बट इट शुड बी ए डिफरेंट एग्जामिनेशन, उसके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। सेम थिंग गोज विद आईएफएस, राइट। आईएएस के लिए ले रहे हैं तो फिर आप चलिए ये यूपीएससी की अभी जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस करके आप आईएएस की रिक्रूटमेंट, क्योंकि आईएएस जो है उनका पूरा नेचर ही, ये जॉब का नेचर ही जनरल वाला रहता है। जनरल यानी कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, थोड़े समय के अंदर आपको चीज़ों को समझ लेना है और उसमें परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। तो आप जनरली एक मैनेजर्स के तौर पर, मैनेजर्स की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, लीडर्स, ऐसे मैनेजर्स जो फटाफट चीज़ों को सीख सके और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करके रिजल्ट्स डिलीवर करना स्टार्ट करें। पुलिस और आईएफएस में आपको स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल बैकग्राउंड वाले लोगों की ज़रूरत है, तो उनकी पढ़ाई उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये बदलाव करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राइट, इसमें बड़े बड़े बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत है। थिंग्स आर क्लियर, आई होप, राइट। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप पर छोड़ी है, आप सोचिएगा इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, a key step by Bihar to promote better social justice। मनोज कुमार झा साहब ने यह आर्टिकल लिखा है, राज्यसभा के एमपी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मीन्स ये पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, पार्लियामेंट में। ओके, इट्स अबाउट कास्ट बेस्ड सर्वे जो अभी बिहार सरकार ने लॉन्च किया, काफ़ी न्यूज़ में था। इसका नाम है बिहार जाति आधारित गणना,
राइट, कास्ट सेंसस ऑफ बिहार गवर्नमेंट। अब कास्ट सेंसस को लेकर कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, तो पहले पॉजिटिव्स को देखते हैं। कास्ट सेंसस के बारे में ये बताया जाता है कि ये पॉलिसी नीतियां बनाने में और न्याय देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है कास्ट सेंसस, और फिर क्या क्या आपको प्लान्स बनाने हैं उनके इंटरवेंशन, उनकी मदद के लिए, तो ये सारी चीज़ों में कास्ट सेंसस बहुत काम आता है। बहुत सारी कास्ट्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनके साथ हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको न्याय देने में भी कास्ट सेंसस काफ़ी काम करता है, ताकि पता चले कि let's say आज से 50-100 साल पहले कुछ ऐसी कास्ट थी तो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, आज भी वही है, दैट मीन्स के समाज जो है उसमें उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में ये कुछ पॉजिटिव रोल्स हैं। इसके नेगेटिव रोल्स की बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे जातिवाद जो है ये और ज़्यादा फैलता है, राइट। ये इसका एक बड़ा नेगेटिव जो है वो बताया जाता है ना डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं इस चीज़ को लेकर, ये कास्ट सेंसस जो है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में 10 पॉइंट्स उन्होंने बताया। एक तो है कि जो अन्याय हुआ, हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है, तो उसको एड्रेस करने में कास्ट सेंसस बहुत काम आता है, राइट। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है, इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट कुछ इसमें स्टेप्स उठा सकती है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ मैंडेट की गई है, लिखी गई है, राइट। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देना जो है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फॉलो करे, उसके लिए कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है जाति के आधार पर, जो पक्षपात होता है, ये सारी चीज़ें, तो इट वायोलेट्स ह्यूमन राइट्स। एक इंसान जो होता है उसको हम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसके कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना पुराना प्रोग्रामिंग है इज़न्ट इट हमारी इंडियन सोसाइटी का। ऐसा प्रोग्राम है कि एक कड़वा अनुभव हो गया और तुरंत ही वो चीज़ याद आ जाएगी कि यार इस जाति से है इसलिए उसका बिहेवियर इस प्रकार का है। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत डीप है, लेकिन इट वायोलेट्स ह्यूमन राइट्स, राइट। और ऐसा नहीं कि ये है तो ये चलने देना है इसको, मीन्स एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस, और चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ये ख़त्म होगी। फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इट्स ऑल गोइंग टू गो अवे, राइट। धीरे धीरे करके चीज़ें जाएगी। पहले एक लंबा वक्त लगा इन सारी चीज़ों को फॉर्म होने में, फिर इनका विरोध भी हुआ। 200-300 सालों के इतिहास को देखेंगे तो कुछ कुछ लोगों ने इन सारी चीज़ों का विरोध भी किया है, लेकिन अब इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें चेंज हो रही है, राइट। अब शहरों में लोग जाते हैं, राइट, गाँव में भी सिचुएशन और जीने का तरीका चेंज हो गया है, इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, राइट। बहुत बदलाव आए हैं दुनिया के बारे में, अब हमें पता है दुनिया हमारी स्मार्टफोन में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। एक लिविंग रिलेशन मीन्स पहले तो एक लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार करते, सिर्फ चिट्ठियाँ एक्सचेंज होती हैं तो उसको भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था। अब लिविंग रिलेशन जो है वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा है। तो व्यू पॉइंट्स काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं, बदलाव होता ही रहता है और होता भी रहेगा, राइट। एक समय पर सती प्रथा वॉज वेरी गुड, कंसिडर वेरी गुड एक समय पर, लेकिन उसके बाद क्या आज कोई सती प्रथा के मीन्स पागल कहेगा कोई कि अगर कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है तो चीज़ें चेंज होती रहती है। और आज जो हम चीज़ें ये मान रहे हैं ना सही हैं, शादी कर लेना फॉर एग्जांपल, आज के समय में मीन्स जनरली ये होता है ना कि एक समय पर एक एज पर शादी हो जाए, दिस इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग, सेट हो गया, आप सेटल हो गए, ये सारी चीज़ें। ऐसा हो सकता है कि 50 सालों के बाद ये कॉन्सेप्ट ही ना हो। अब सोचेगा इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी आज नहीं है, और आज जो चीज़ें सही हैं वो शायद कल गलत मानी जाए, राइट। कल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग सती प्रथा थी और उस समय पर जो रहने वाले लोग थे उनको तो ये नॉर्मल लग रहा था। इट्स लाइक जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शादी का, आई हैव नथिंग अगेंस्ट शादी, राइट। मेरी बहनों की शादी हुई है, मेरे मदर फादर की शादी हुई है, तो आई मीन्स उसमें कोई ऐसा नहीं है विरोध, आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जाम्पल जो आ रहे हैं। लेट्स से कि एक परिवार के साथ रहना आज बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि लोग इंडिविजुअली रहे कि भाई ये मेरा घर है, मेरे फादर वहाँ पर रहते हैं, मेरे मदर वहाँ पर रहते हैं, जैसे अलग अलग लोगों के कमरे हो सकता है कि फ्यूचर में अलग घर भी हो। तो आज जो चीज़ें सही है वो शायद कल गलत हो, और
पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी लगती है सही थी, लेकिन आज वो नहीं है, कुछ चीज़ें गलत थी और आज वो हैं। तो इट डिपेंड्स, राइट, कि किस दिशा में लोग सोचेंगे, मासेस, या फिर लोगों का किस दिशा में दृष्टिकोण क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय करती है। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करते हैं, और सिटीजन्स के राइट को अपहोल्ड करना ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए उनको कास्ट सेंसस चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हार्म्स सोशल कोहीजन, जो सोशल यूनिटी होती है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से डिस्टर्ब हो जाती है। तो सोशल हार्मनी को मेंटेन करना ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, राइट, कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती है, इकोनॉमिकल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, अमीरों का एरिया, गरीबों का एरिया, जनरल कैटेगरी वालों का एरिया, राइट, ओबीसी का अलग एरिया, एससी एसटीज़ का अलग एरियाज, राइट, रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ। कई जगहों पर कुछ कास्ट के लोगों को ऑफिस कोई नहीं देता है, रेंट पर भी नहीं देता है, बेचता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये सारे एक एक अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। जब भी हमारे साथ इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तब हमें पता चलता है कि यार हमारे देश में तो ये भी सारी चीज़ें चल रही हैं। बट एनीवेज, चलो, तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हटाने का काम भी सरकार का रहता है, राइट। एजुकेशन एक्सेसिबल रहे सभी के लिए, उसके लिए पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी कास्ट है जहाँ पर एजुकेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए भी सरकार को पता होना चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज और एफर्मेटिव एक्शन एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, राइट, और लीगल फ्रेमवर्क जो हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सरकार के पास डेटा होना चाहिए, राइट, कास्ट रिलेटेड अच्छा डेटा होना चाहिए, रॉक सॉलिड डेटा होना चाहिए। इस पर आप डिसीजंस ले पाएंगे, राइट डिसीजंस ले पाएंगे, और राइट डिसीजंस का राइट इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एक बदलाव आएगा। तो इसके लिए ये कास्ट सेंसस जो है वो ज़रूरी है, ऐसी आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही है। नाउ shall we talk about this one first? Green, let's talk about this one, right? Funding green growth. The private sector will need to increase investment. Going to be very quick here. COP28 दुबई में होने वाली है, इसके बारे में हमने बात भी की थी। COP27 में भारत ने लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को सबमिट किया, और इंडिया की ये स्ट्रेटजी जो है तो इसके लिए एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सारा फंड जो है वो सरकार नहीं दे पाएगी, प्राइवेट फंड भी इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। अब हमने कई बार इस बारे में बात की है कि जो एक तय किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि हर साल जो डेवलप्ड देश हैं ये $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और ये पैसे जो हैं वो डेवलपिंग देशों को दिए जाएंगे, तो इससे वो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें खरीद पाएंगे और ग्रीन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये पैसे जो है $100 बिलियन, ये हर महीने हर साल जो देने की बात है, इससे ये एडवांस देश बड़ी बड़े वादे किए लेकिन वो पैसे डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इसकी इम्पैक्ट ट्रांजिशन के ऊपर हो रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF का आया है, और IMF का रिपोर्ट ये कहता है कि 2030 से, यहाँ पर $100 बिलियन की बात है ना, यहाँ पर IMF का रिपोर्ट कहता है कि वी नीड $2 ट्रिलियन एन्युअली इन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, और ये तो सिर्फ हमारे डेवलपिंग देशों की बात है, वरना डेवलप देश और सारी दुनिया की बात करें तो 4 ट्रिलियन की बात है, राइट। इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन की थी, आपको याद होगा, राइट, कि हर साल 4 ट्रिलियन जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन 2 ट्रिलियन जितना तो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज को चाहिए। तो अभी जो हो रहा है 3% जितना, तो इसको इंक्रीज करके 12% करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए पैसे। तो सरकारें सारे पैसे नहीं दे पाएगी, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी इस जो बड़ा एक काम है, महायज्ञ है, उसमें उनको ऐड करना पड़ेगा। अब प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनीज तब इन्वेस्ट करेगी जब उनको कोई फ़ायदा होगा, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। तो क्या उनको वो क्रेडिट रेटिंग्स में मदद करेगी, राइट, क्या उनको टैक्स में कोई ब्रेक मिलेगा, राइट, ये सारी चीज़ें अगर होगी तो दे विल इन्वेस्ट हियर, राइट।
फिर कार्बन प्राइसिंग, डीपनिंग कैपिटल मार्केट्स, इंसेंटिवाइजिंग कोल फेज आउट, ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका स्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पर होना चाहिए। सिर्फ कार्बन सब्सिडीज से या फिर ग्रीन सब्सिडीज से आपको उतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कार्बन प्राइसिंग जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव, कि अगर कोई कंपनी कोई स्टेप उठा रही है, राइट, तो मुझे क्या टैक्स में ब्रेक मिलेगा, क्या मुझे थोड़ी और छूट मिलेगी, राइट, क्या मैं अगर टैक्स मीन्स ये ग्रीन एफर्ट्स में कर रहा हूँ, मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट्स में ईजिली बेच सकूँ और उसके बदले में मुझे पैसे मिले, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले, ऐसे कुछ फ़ायदे मुझे दिखेंगे तब मैं उस दिशा में काम करूँगा। वरना ऐसे ही मैं थोड़ी अच्छा दिखने के लिए या फिर ब्रांड क्रिएट करने के, लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है ग्रीन में, तो फिर मैं कितना भी ग्रीन प्रोड्यूस करूँ, अगर मेरा प्रोडक्ट इवेंचुअली एक्सपेंसिव है तो लोग ऐसा डिसीजन लेते वक्त ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है तो ये उनकी पूरी ऑपरेशन चेन जो है वो ग्रीन है, भले ही एक कंपनी वो मुझे सेम प्रोडक्ट लेट्स से सॉप की बात करें, साबुन की बात, तो एक साबुन जो है वो 20 रुपये में मिल रहा है, और मेरी कंपनी का साबुन जो मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी से और सारी चीज़ें ग्रीन करके बनाया है तो वो साबुन 60 रुपीज़ का है। तो कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि नहीं इन्होंने ग्रीन बनाया है ना तो हम ये 60 रुपीज़ वाला लेंगे, भले ही हमें दूध पीने के वांधे क्यों ना पड़ जाए, लेकिन साबुन तो हम यही यूज़ करेंगे। ऐसा कोई डिसीजन लेगा नहीं लेगा, लोग जो है वो 20 रुपये वाला ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी कि लेट्स से अगर ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टार्टिंग में कि वो 20 रुपीज़ में बेच पाए, लेट्स से 30 में बेच पा रहा है, लेकिन बाकी के 30 जो हैं वो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है, सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है उसके पास, तब ऐसी कंपनी सोचेगी। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये। तो G20 दिल्ली समिट जो है तो उसमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं इनके रिफॉर्म्स की बात आई है कि ये MDBs जो हैं ये क्लाइमेट फाइनेंस करें, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये पैसे जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करें। और दूसरी चीज़ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा हमारे देश में टाटा, अदानी, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज EVs और ग्रीन हाइड्रोजन और इन दिशाओं में काम कर रही है। तो अब इसमें और ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जायंट्स तो इसमें आ रहे हैं, जायंट्स के साथ साथ मीडियम और स्मॉल कंपनीज को कैसे इसमें ऐड किया जा सकता है, उस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। I hope things are clear with that one as well. Now let's talk about this one first, उसके बाद लोफ वाला देखेंगे। प्रो चॉइस प्रो विमेन, सुप्रीम कोर्ट में 26 वीक प्रेगनेंसी वाला एक केस आया और इसमें जो डिसीजन है ये स्प्लिट रहा। जस्टिस BV नागरत्न साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो पेटिशनर हैं अगर वो एबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो शी कैन गो अहेड, वो उसका अधिकार है, राइट, उसके हित में एक डिसीजन लिया। जस्टिस हिमा कोहली जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जो फीटस हैं, जो पेट के अंदर बच्चा है, तो अब उसके जीने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वायबल फीटस हैं, तो अगर वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो ये बच्चा पैदा होगा, एक इंसान पैदा हो सकता है इससे, तो इसको कैसे गिराया जा सकता है। तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं उन्होंने भी अपने एक जजमेंट में अनबॉर्न चाइल्ड्स राइट्स के बारे में, कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो फीटस है ना, फीटस के राइट के बारे में डिसीजन लिया था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है, लोअर कोर्ट्स में जाएंगे तो अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दो हैं, आप देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज है ना, प्रो लाइफ और प्रो चॉइस। प्रो लाइफ की जब बात आती है तो जो पेट में बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, फीटस की बात आती है, फीटस के अधिकार की। और प्रो चॉइस की बात करें तो उस महिला की बात आती है जो अभी प्रेग्नेंट हैं, कि अगर वो बच्चा रखना नहीं चाहती हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो वो डिसाइड करेगी कि मीन्स अगर उसको माँ बनना है नहीं बनना है, उस बच्चे को पैदा करना है नहीं करना है, वो उसकी चॉइस है, राइट। तो ये दो यहाँ पर एक डाइवर्जेंट व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब मेडिकल कम्युनिटी में भी ये कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, एबॉर्शन जो है वो महिला कर सकती है, कभी भी कर सकती है और करना चाहिए, वो उसका अधिकार है। कुछ जगहों पर डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महिला जो है, ये कोर्ट्स और डॉक्टर्स के कन्फ्यूजन के बीच में यहाँ पर जो वुड बी प्रेग्नेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बार मीन्स माँ बन चुकी है, सेकंड बेबी में शायद वो एबॉर्शन करना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स बहुत सारे
ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सिर्फ एक एंगल से थोड़ी है। लेट्स से कि कोई 18+, जस्ट अभी 18 हुई है, ऐसी एक शादीशुदा लड़की जो है वो अभी बच्चा कैरी ऑन करना नहीं चाहती है, राइट, वो करियर पर फोकस करना चाहती है फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक 36 ईयर ओल्ड एक महिला है, इसके ऑलरेडी लेट्स से 2 बच्चे हैं, और अब तीसरा बच्चा जो है सो फिर कहती कि नहीं, आई डोंट वांट टू कीप दिस चाइल्ड, 2 आर इनफ फॉर मी, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक 30 ईयर ओल्ड अनमेरिड एक स्पिंसर है, राइट, जिसने कभी शादी नहीं की, ऐसी एक महिला है, उसने बॉयफ्रेंड ने सोचा कि चलो वी विल एक बच्चा करते हैं, और उसके बाद फिर स्प्लिट अप हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया, और फिर सोच रहे कि नहीं, अब बच्चा नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ रेप, ऐसे भी केसेस हैं हमारे देश में। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इसका एक रॉक सॉलिड सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और अगर हम एबॉर्शन लॉ के इतिहास को देखेंगे तो ये सारे के सारे एबॉर्शन के लॉज जो हैं उनके इतिहास महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं, उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी कि अपना खुद का शरीर जो है उसकी स्वतंत्रता उस महिला की, वो डिसाइड करेगी कि उसको बच्चा रखना है नहीं रखना है, राइट। तो जनरली रिफॉर्म्स जो हैं वो इसी दिशा में हमें देखने को मिले हैं। फिर एक और ऐसा एक एरिया है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, ये जो प्रेगनेंसी है 20 से 24 वीक की एक अपर लिमिट जो रखी गई है, मीन्स ऐसा क्यों, इसमें चेंजेस होने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं आ रही है जो कह रही है 24 वीक से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया, और हमारे यहाँ पर कोर्ट के पास इतना जल्दी पहुँचना है, क्या आपको लगता है इट्स दैट ईजी? टेक्निकली आप एक हफ्ता एक दिन भी आगे चले गए, 25th वीक में एंटर हो गए या फिर 26th वीक में एंटर हो गए, तो उसके बाद कोर्ट जो है वो तो सिर्फ जो वहाँ पर लिखा गया है रूल उसको ही पढ़ेगी और कहेगी कि नो, फिर आपकी कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो स्पीड है कोर्ट तक पहुँचने की, आप आज फाइल किया तो क्या आज ही आपको वो न्याय मिल जाएगा? क्या उतना स्पीडी है? नहीं। और यहाँ पर एक तरफ जो टाइम है, कोर्ट का टाइम बहुत ही स्लो चल रहा है, और यहाँ पर प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो इट्स लाइक ए बुलेट ट्रेन, धड़ाधड़ एक के बाद एक दिन जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। फिर मेडिकल बोर्ड्स की बात आती है कि मेडिकल बोर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करें। अभी हमारे यहाँ पर इन जनरली कोविड के टाइम पर हमने देखा था ना, डॉक्टर्स की कमी है, बहुत सारे WHO के रिपोर्ट्स देखे थे कि डॉक्टर्स की कमी है, WHO का रिकमेंडेशन रहता है डॉक्टर्स का, हमारे यहाँ पर कुछ अलग है, राइट। तो क्या मेडिकल एक डॉक्टर नहीं मिल पाता है आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो क्या पूरा मेडिकल बोर्ड मिल जाएगा? और क्या एक गरीब महिला के लिए ये मेडिकल बोर्ड बैठेगा? व्हाट डू यू थिंक? तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मीन्स ग्रास रूट लेवल के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए। और देखिए, मैं इस मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि ये महिला जो है एक, राइट, उसका फाइनल कॉल होना चाहिए। जिस महिला के पेट में बच्चा है, शी विल डिसाइड, ऐसा मेरा मानना है कि वो डिसाइड करे, राइट। फिर जो हमारी पुरानी बातें हैं, मीन्स कुछ भी, क्या मीन्स जो भी मान्यता क्यों ना हो, राइट, लेकिन अगर वो फाइनल डिसीजन आई वुड से कि उस माँ, होने वाली माँ का होना चाहिए, कि शी विल डिसाइड कि उसको वो बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। तो ये अधिकार जो है वो उसके पास होना चाहिए, ऐसा मेरा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। अब देखते हैं आगे इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो शायद मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर दे, तो विल टॉक अबाउट इट। एंड आई एम श्योर आपका भी एक व्यू पॉइंट होगा, और आपका व्यू पॉइंट मुझसे अलग हो तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आई एम राइट हियर। इसलिए मैंने कहा कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस मैटर। अगर मैं ऐसा क्लेम करूँगा आई एम एक्सपर्ट इन दिस मैटर, तो वो गलत बात होगी, दैट वुड बी ए झूठ। मुझे जहाँ तक मुझे जो मेरी समझ है, आई वुड से कि वो होने वाली माँ का ही अधिकार होना चाहिए। आपका क्या विचार है उस पर बताइएगा। सिर्फ विचार ऐसा नहीं, यस और नो नहीं। अगर आप कहते कि नहीं, वो फीटस जो है उसका भी एक अधिकार है, तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, राइट। एंड नाउ वी हैव दिस वन, ग्लोफ, राइट। ग्लोफ वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ग्लोफ सिक्किम शॉकर। ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियल लेक
आउटबर्स्ट फ्लड। ये जो ग्लेशियर लेक है ना, ये अलग अलग पहाड़ों पर आपको देखने को मिलते हैं कि ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर लेक्स बन चुके हैं, और ये जब आउटबर्स्ट होते हैं तो नीचे बाढ़ आ जाती है, राइट। तो इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लोफ। 2023 में देखिए हिमालय से बहुत सारे ख़राब न्यूज़ हमें पढ़ने को मिले। सिक्किम में जो ट्रेजिडी हुई उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था। फिर जोशीमठ का सिंकिंग होने लगा, राइट। हिमाचल में लैंडस्लाइड्स, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें तो अब शुरुआत हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हिमालयाज़ में क्लाउड बर्स्ट यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होना, अचानक ग्लेशियर मेल्टिंग होना, लैंडस्लाइड्स होना, एवलेंचेस, राइट, भौचाल आ जाना, ग्लेशियर लेक्स जो है इसका एक्सपांड होना, इसका बर्स्ट होना, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हमें हिमाचल के रीजन में देखने को मिलने वाली हैं। और हिमाचल जो है, व्हेन आई से हिमाचल, सॉरी मैंने हिमाचल कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयास, राइट। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे हिमालयन रेंज की बात चल रही है। तो हिमालयास जो हैं दे आर फेसिंग ए परफेक्ट स्टॉर्म। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रही है। देखिए हाइड्रोस्फीयर आप देख लीजिए, फिर लिथोस्फीयर, राइट, टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट होना, क्लाइमेट चेंज, कितनी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिक्स हो रही है। और ऐसी जगहों पर, ऐसे रिस्की एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना अपने आप में ख़राब समय जो हैं उसको इनविटेशन देने के बराबर है, बैड लक को, जो कहते हैं ना कि शैतान को इनविटेशन देने के बराबर ये चीज़ है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कोई रिप्लेसमेंट हमें ढूंढने की ज़रूरत है, राइट। ये डेवलपमेंट के नाम पर ये चीज़ हम करते जाएंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल अब नहीं नज़र आ रहा है, राइट। ऊपर से एक बड़ा अगर ग्लेशियर ग्लोफ हुआ और नीचे एक साथ इतना ज़्यादा पानी जो है वो किसी डैम तक पहुंच गया, बांध तक पहुंच गया और वो टूट गया, तो उसके बाद कितनी तबाही होगी, वी कैन नॉट इमेजिन, isn't it? And that's basically everything in today's discussion, dear friends, right? अब हमारे पास हैं कुछ questions, right? Let's go through some questions here, right? तो पहला question है, जो लास्ट क्रिकेट मैच ओलंपिक्स में खेला गया फाइनल, तो उसमें गोल्ड किस टीम ने जीता था? देन वी हैव साइमा सुलुलु हसन, ये एक देश के पहले महिला राष्ट्रपति हैं, तो वो वे किस देश से हैं बताइए। एंड देन वी हैव द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इसने भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट जो है इस फाइनेंशियल ईयर का इंक्रीज किया है, तो कितना किया है, कितना फिगर जो है वो उन्होंने इश्यू किया है। And that's basically everything in today's discussion, my dear friends. All right, thank you for supporting this series, and please keep on sharing the video with other students. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.